मैं अर्पित पांडे, महाविद्या कोचिंग क्लासेस पटेरा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं 10th क्लास के चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर पहले की मैं शुरुआत करता हूं। एक को पहला क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूं आपको, दूसरे क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूं और बेसिक चीज लेकर मैं शुरुआत करता हूं। आपको यहाँ दिया हुआ है 255 और 867 का यूक्लिड की एल्गोरिथम प्रमेय से एचसीएफ ज्ञात करना। हम कैसे ज्ञात करेंगे देखें। इसके पहले हमें समझने की जरूरत है भाज्य कहाँ लिखा जाता है, भाजक कहाँ लिखा जाता है, भागफल कहाँ लिखा जाता है और शेषफल कहाँ लिखा जाता है। इसको हम काहे से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दी गई संख्याएं। हमें जो संख्या दी हुई है, कौन कौन सी संख्या दी है, 255 और 867। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, यूक्लिड ने एक प्रमेय दिया, एक सूत्र दिया। जो सूत्र है देखेंगे हम, तब यूक्लिड की एल्गोरिथम प्रमेय से उन्होंने एक सूत्र दिया a बराबर BQ प्लस R, जिसे हम 8वीं क्लास और 7वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के। चलिए यहां से आपको एक जाननी चाहिए कि इस दोनों का गुणनफल और शेषफल का जो योगफल है, ये सब मिलाकर भाज्य के बराबर है। इसका मतलब भाज्य है, ये जो भाज्य है ये सबसे बड़ी संख्या होगा। तो यहाँ पास 255 और 867 में जो सबसे बड़ा होगा वो a माना जाएगा। क्या माना जाएगा, a माना जाएगा। यहां हम लिख सकते हैं a इज ग्रेटर देन b, a का जो मान है वो b से बड़ा होगा। तो यहाँ पास हमें दो संख्याएं जो दी होंगी, तो जो a होगा वो बड़ी संख्या होगी, जो b होगा वो छोटी संख्या होगी। ठीक है। तो यहाँ पास क्या है, 867 क्या है, बड़ी संख्या है, ये a हो जाएगा। और यहाँ पास 255 छोटी संख्या है, ये b हो जाएगा। क्लियर है। विद्यार्थी गलती यहाँ पास ना करें कि ये पहले 255 लिखा है बाद में 867 लिखा, तो पहले इसे विद्यार्थी a मान लेते हैं, बाद में इसे b मान लेते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पास आपको a बड़ी संख्या को मानना है और b छोटी संख्या को मानना है। ठीक है। चलिए ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पास हमें इसी तरह इसी सूत्र में आपको मान रखना है। आगे हम बात करते हैं, तब a बराबर BQ प्लस R। यहाँ पास b और q के बीच में मल्टीप्लाई गुणे का चिन्ह होता है। ठीक है। हम बात करते हैं, यहां से हम उठाते हैं, a बराबर क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 867। 867 इज इक्वल टू b गुणे q। अब b का मान क्या है, यहाँ पास छोटी संख्या 255, तो यहाँ पास हम कर देंगे 255 मल्टीप्लाई q। इसका यहाँ q की जगह हम क्या लिखेंगे, हम 867 को 255 से भाग करेंगे। मतलब 255 का टेबल पढ़े कि 867 से ज्यादा ना हो तो कितने टाइम्स जाएगा। यहां से हम देख लेते हैं, इसकी पहले से यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, तो हम यहीं से डिवाइड कर लेते हैं कि 2 का पहाड़ा पढ़े कि 8 से ज्यादा कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। लेकिन ये 67 55 से ज्यादा है, तो हम 4 टाइम्स ना जाकर 2 3 जा 6 3 टाइम्स जाएगी। ठीक है। तो यहाँ 3 टाइम्स चला गया, जितनी टाइम्स जाएगा वो यहाँ लिख देंगे। इसके बाद प्लस, अब 3 टाइम्स जाने के बाद 3 बार पहाड़ा पढ़ने के बाद क्या आएगा ये हम देखते हैं। 255 टाइम क्या होता है, तो 3 5 15 ऐसे गुणा कर लेते, 3 5 15, 3 5 15 1 16 और 3 2 6 1 7 के 765 आया। अब 867 में 765 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 867 में हम 765 को घटाएंगे, तो 7 में 5 गए 2, 6 में 6 गए 0, 8 में 7 गए 1। अब ये शेषफल आ गया है ना 102, तो शेषफल को शेषफल की जगह, रिमाइंडर की जगह 102 हमने रख दिया। अब हम बात करते हैं आगे। अब अगले स्टेप के लिए हमें 255 और 102 में बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 255। तो a की जगह हम 255 लेंगे और b की जगह 102 लेंगे। फिर से करते हैं अगले स्टेप में, तो 255 हमने यहां लिख दिया और बराबर 102 यहां लिख दिया और गुणे कर दिया। अब देखिए फिर से हम भाग करते हैं, 102 का पहाड़ा पड़े कि 255 से ज्यादा ना हो। अब 102 एकम 102, 102 दूना 204 हो जाएगा और ये क्या है 255 है, और 3 बार करने में ज्यादा हो जाएगा, 300 चला जाएगा, तो हम कितनी बार जाएंगे, 2 बार लिखेंगे। तो 102 दूना प्लस कितना होता है
102 दूना 204, अब 204 आया है तो 255 में हम 204 को घटा देंगे तो 5 में 4 गए 1 और ये 5 हो गया, 2 में 2 गए 0, तो शेषफल कितना आया 51 आया। ये जो हम चीजें कर रहे हैं ना, इसे हमें क्या करना है, इसे रफ कार्य में करना है। यहाँ पास हम बोर्ड में ही करेंगे, लेकिन आप कहाँ करेंगे, रफ में करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, हम आगे बात करते हैं। फिर से हमने देखा कि 102 है और यहाँ पास 51 बचा, तो अब एक चीज करते हैं कि 102 और 51 बड़ी संख्या कौन सी 102, तो 102 को हम इधर लिखेंगे भाज्य की जगह, तो 102 लिख दिए, इसके बाद बराबर 51 गुणे, अब 51 का पहाड़ा पड़े कि 102 से ज्यादा ना हो, तो 51 एक कम 51 दूना 102, तो यहाँ पास 2 बार गया, प्लस शेषफल क्या 102 में 102 घटाएंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम इसका तब तक करेंगे भाग जब तक कि शेषफल यहाँ 0 ना आ जाए। अब देखिए इसमें शेषफल 0 आया है। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं कि 0 आया, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पास कौन सी संख्या का गुणा करने में 0 आ रहा है, तो 51 ऐसी संख्या है जिसका गुणा करने में 0 आया है, इसका जो HCF होगा, अतः अभीष्ट HCF बराबर कितना हो जाएगा 51। यही आपका आंसर है विद्यार्थियों। ठीक है, इसी तरह आपको अगले क्वेश्चन कर लें। यूक्लिड के एल्गोरिथम प्रमेय से HCF निकालने की बात है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 135 और 225 का यूक्लिड के एल्गोरिथम प्रमेय से HCF ज्ञात करना। आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे दी गई संख्याएं जो हमें दी है 135 और 225। तब यूक्लिड के एल्गोरिथम प्रमेय से, यूक्लिड के एल्गोरिथम प्रमेय का सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस R, या फिर हम इसके पहले पढ़े होंगे 8वीं और 7वीं क्लास में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जहां पास a बराबर भाज्य है, b बराबर भाजक है, r बराबर शेषफल है और q बराबर भागफल है। यहाँ पर जो a और b है, ये भाज्य और भाजक जो है, इसमें हमने बड़ी संख्या और छोटी संख्या से हमने एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि भाज्य जनरली हम बड़ी संख्या को मानते हैं, भाजक हम छोटी संख्या को मानते हैं, जिससे विद्यार्थी डाउट में ना रहे। फिर आगे हम चलते हैं, इन सभी संख्याओं को, इस मानों को इस सूत्र में रखना है, तो सूत्र में मान रखने पर हम आगे बात करते हैं। a बराबर BQ प्लस R में हम इस मान को रखते हैं, तो a बराबर जैसा कि हमने आपको बताया कि a बराबर बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या इसमें 225 है, तो a की जगह हमने 225 बराबर b की जगह 135 तो 135, अब गुणे यहाँ पास 1 प्लस यहाँ r की जगह 90 रखा। क्यों रखा, यहाँ पर जो हमें a और b का मान दिया हुआ है, तो हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग करते हैं। 135 का पहाड़ा पड़े कि 225 से ज्यादा ना हो, तो भाग एक बार गया, तो जितनी बार भाग जाएगा वो यहाँ लिखेंगे। अब प्लस के बाद शेषफल होता है, तो 225 में 135 को घटाएंगे, जितना बचा वो शेषफल 90 निकल आया आपका। फिर अगले स्टेप में हम तब तक ये स्टेप चले जाते हैं जब तक कि शेषफल हमारा 0 नहीं आता है। अगले स्टेप हम बात करते हैं। अब यहाँ पास 135 और 90 हमें बचा है, तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो a की जगह में लिखी जाएगी और b की जगह में छोटी वाली संख्या लिखी जाएगी। तो बात करते हैं फिर से, 135 को हमने यहाँ लिखा a की जगह और 90 को लिखा हमने b की जगह। अब फिर से हम 135 में 90 का भाग करेंगे, तो 90 का पहाड़ा पड़े कि 135 से ज्यादा ना हो, तो 90 कम 90 एक बार जाएगा, उस एक को हम यहाँ लिखेंगे, प्लस 135 में 90 को हम घटाएंगे तो शेषफल 45 आएगा, जिसे हम शेषफल की जगह लिखेंगे। फिर अगले स्टेप में हम वही सिस्टम फॉलो करेंगे। अब a की जगह हमें 90 लेना है और b की जगह 45 लेना है, तो हमने a की जगह 90 लिख दिया बराबर b की जगह हमने 45 लिखा। फिर सही कंडीशन, 90 में 45 का भाग किया तो 45 का पहाड़ा पड़े कि 90 से ज्यादा ना हो, तो 45 से कम 45, 45 दूना 90, और अब 90 में 90 घटाएंगे 0 आएगा, तो प्लस शेषफल की जगह हमने 0 रख दिया। आप देखिए, अब यहाँ जब शेषफल जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम भाग करते जाते हैं। अब शेषफल 0 आ गया, तो जिस संख्या का गुणा करने में शेषफल 0 आया है वही उसका अभीष्ट HCF होता है यूक्लिड के एल्गोरिथम प्रमेय में। यहाँ पास अभीष्ट HCF बराबर 45 आपका आंसर। इसके पहले वीडियो में देखा है, यूक्लिड की प्रमेय से हमने HCF निकाला है। अब यहाँ पास हम देखते हैं कि आपको दो पूर्णांक दिए जाएंगे, तो यूक्लिड के एल्गोरिथम प्रमेय से HCF और LCM निकालना है, प्लस इसके संबंध के सत्यता की जांच करनी। कैसे करेंगे आइए चलिए देखते हैं। जैसे आपको दिया गया दो पूर्णांक 26 और 91 है, तो सबसे पहले हम हल लिखने के बाद लिखेंगे दी गई संख्या 26 और 91 का HCF। इनका HCF कैसे निकालेंगे, 26 बराबर और 91 बराबर कर देंगे। इनका हम गुणनखंड कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्टों में हम तोड़ते हैं। तो सबसे छोटी संख्या से हम जाते हैं, 2 से बात करते हैं,
कि 2 के पहाड़ा में 26 आता है और 13 के पहाड़ा में 26 आता है, तो हम 2 गुणे 13 और गुणे 1 तो सब में रहेगा, सब पूर्णांक के गुणन में रहता है। इसी तरह हम 95 की बात करते हैं तो 2 से हम शुरुआत करते हैं, तो 2 से लेके 2 के पहाड़ा में 95 नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में आता, 7 में आएगा और फिर 13 में आएगा डायरेक्टली, और 1 तो रहेगा सभी में। हम ये देखते हैं कि इन दोनों में से ऐसा क्या है जो दोनों में है, तो 13 ऊपर 26 का भी गुणनखंड है और 95 का भी गुणनखंड है, तो 1 13 यहाँ से हम बाहर निकालिए। इसी तरह 26 और 95 का एक गुणनखंड 1 है, यहाँ से 1 निकालिए। इसका अभीष्ट एचसीएफ बराबर 13 गुणे 1 बराबर 13 एकम 13 है। अब बात करते हैं इसके एलसीएम की, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः एलसीएम दी गए पूर्णांकों का एलसीएम होगा बराबर, हमें यहाँ पर गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, 2 तरीके से हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, एक गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेते हैं और एक यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो गुणनखंड विधि से यदि हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, हमें एचसीएफ प्राप्त हो चुका है, तो हम ये देखते हैं कि ऐसी जो संख्याएं 2 बार लिखी हुई हैं उसे सिर्फ 1 बार लिखेंगे, जो 2 बार लिखे उन्हें कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे, बाकी सभी ऊपर और नीचे संख्या को गुणा करके लिख देंगे, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। आइए देखते हैं, जैसे 2 1 बार लिखा हुआ है ऊपर नीचे कहीं नहीं, तो 2 के लिए 2 गुणे, यहाँ पास 13 2 बार लिखा ऊपर नीचे, तो इसको 1 बार लिखेंगे 13 और गुणे, इसी तरह 1 भी 2 बार लिखा हो तो 1 को 1 बार लिखेंगे गुणे 1 और गुणे यहाँ पास 7 है तो 7 को लिख देंगे। अब कोई संख्या नहीं बच रही ना, तो बराबर। अब यहाँ पास बोलेंगे 13 दूना 26 एकम 26 और 26 सत्ते, तो 7 6 42 और 7 दूनी 14 और 14 4 18, 182 आपका अभीष्ट एलसीएम आ गया। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पास इसके संबंध की सत्यता की जांच करना। संबंध के सत्यता की जांच करने का मतलब कि हमें जो एचसीएफ और एलसीएम मिला है, इन दोनों का जो गुणनफल है क्या दी गए पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। तो हम बात करते हैं संबंध के सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच करने पर एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर जिन दो संख्याओं, जिन दो पूर्णांकों का हमने एचसीएफ गुणे एलसीएम निकाला है, ये 2 वो संख्याएं हैं जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, 26 और 95 का, और ये एचसीएफ और एलसीएम वो है जो हमें अभीष्ट रूप से प्राप्त हैं, ये 13 और गुणे क्या मिला है 182। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल बराबर 26 गुणे 95 के होगा। चलिए हम बात करते हैं 13 गुणे 182 बराबर क्या 26 गुणे 95 के है कि नहीं है। अब यहाँ पर हम गुणा करके देख लेते हैं, 13 दूना 26, 13 अट्ठे 104, 104 2 106, 13 कम 13 और 13 10 23, 2366 बराबर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 26 से कम 26 हो गया और 26 नवैया कर लेंगे तो 9 छक्का 54 और 9 दूना 18 और 18 5 23 और 23 और 26 से कम 26 23 और 2 23 तो कितना होगा 25, 6 4 2 6 3 और 2 2366। देखिए 2366 इधर भी आ रहा है, 2366 इधर भी आ रहा है, इसका मतलब ये है यही संबंध के सत्यता की जांच है और आपका एचसीएफ और एलसीएम जो है वो सही है।